पूर्ण प्रश्न है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाषाणकालीन स्थल सही सुमेलित है? तो देखिए सही सुमेलित ढूंढना, तो सी ऑप्शन देखिए, चिरांद जो है ये आपका बिहार में है, ये एकदम से सही है। तो ये एक नवपाषाणिक पुरा स्थल है, यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जबकि अन्य की बात करें तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागोर राजस्थान में, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और आदमगढ़ और बागोर दोनों ही मध्य पाषाणिक स्थल हैं। जबकि मेहरगढ़ जो है ये बलूचिस्तान से संबंधित है और ये कृषि के यहाँ पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है, इनाम गांव ताम्र पाषाणिक कालीन बस्ती किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव ताम्र पाषाणिक कालीन बस्ती महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। यह जोरवे संस्कृत का स्थल है। यह बस्ती किलाबंद थी और चारों ओर खाई से घिरी हुई थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? इसमें जो बी कथन पढ़िए कि इसमें एक सेकंड, हाँ, इसका सी ऑप्शन पढ़िए, कालीबंगा से हल की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ। तो ये सही नहीं है। देखिए, मोहनजोदाड़ो से विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। चंद्रहोदड़ों से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। जबकि कालीबंगा से हल की आकृति नहीं मिली। कालीबंगा से जुते हुए खेत, कालीबंगा राजस्थान में, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जबकि हल की आकृति का खिलौना जो है हरियाणा के बनवाली से प्राप्त हुआ है। जबकि सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं, इसको बताना है। तो चंद्रहोदड़ो जो है ये रावी नदी के किनारे नहीं है बल्कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जबकि रोपण सतलज नदी के तट पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी और मांडा चिनाब नदी, ये सही है। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। दूसरा, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, नहीं, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है पशुपालन था। कृषि जो है उनका गौड़ धंधा था, ठीक है। तीसरा, सभा जो है आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, नहीं, सभा नहीं थी बल्कि विदत जो थी यह प्राचीनतम सभा थी, जिसे जनसभा भी कहा जाता था। तो इस प्रकार से केवल पहला वाला ही कथन सही। इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो एक बार, 275 बार, एक बार भी नहीं, 2 बार। तो जनपद शब्द का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि जन शब्द का प्रयोग जो है 275 बार हुआ है। अगला है, कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो यह जो है आपके चतुर्थ मंडल में मिलता है। अगला है, उत्तर वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल में नियमित करों की प्रतिष्ठा हुई, सही है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना हुई, ये भी सही है। तीसरा, शतपथ ब्राह्मणों में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है, नहीं, ये वाला सही नहीं है। क्योंकि चारों आश्रमों का जो विवरण है वो जबालोपनिषद में मिलती है। ये 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आगे इस प्रकार से आपका पहला और दूसरा सही है। इस प्रकार सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद संबंधित है, बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? तो देखिए, भौतिकवादी संप्रदाय के जो संस्थापक थे अजीत केस कम्बलीन थे। जबकि अन्य जो है सुमेलित नहीं। देखिए, अक्रियावादी ये पूरन कश्यप इसके संस्थापक थे। संदेहवादी संजय बेलुद पुत्र थे। और नित्यवादी के पकुग कंचायन थे। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं, इसकी बात करनी है। तो निर्माण प्राप्ति को मानव जीवन का परम लक्ष्य बनाया गया, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का विरोधी था, ये भी सही है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। बौद्ध धर्म जो है ये अनात्मवादी धर्म है, अर्थात इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही, मतलब कथन सही नहीं है। डी, महात्मा बुद्ध के स्थान पर महात्मा बुद्ध ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया गया है, तो ये सही है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान शाखा में हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में इसका विभाजन 2 भागों में हो जाता है। अब ये चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है कनिष्क शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित होती है। इस संगीत के अध्यक्ष थे वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महाव्रत जैन धर्म में महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया? तो ब्रह्मचर्य नामक जो 5वां धर्म था इसको इनके द्वारा जोड़ा गया। प्रथम जो 4 महाव्रत थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया था या प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ महाजनपद, दूसरी तरफ राजधानी है। तो अंग की राजधानी चंपा है, बिल्कुल सही है। मल्ल की राजधानी विदेह नहीं बल्कि कुशीनारा या पावा थी। पुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराटनगर।
बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। इस प्रकार से इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया गया? तो उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया गया था। यह नगर गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। इसके पूर्व मगध की राजधानी गिरिव्रज क्या थी? गिरिव्रज या राजगिरी थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में किस लेखक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है? तो एपियानस के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अशोक के अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के अभिलेखों की 5 श्रेणियों में बांटा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरे और 7वें अभिलेख में धर्म की व्याख्या की गई, ये भी सही है। तीसरा, 11वें शिलालेख में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है, नहीं। 12वें शिलालेख में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है। तो पहला और दूसरा ही आपका सही है, तीसरा सही नहीं है। तो देखिए, अशोक के 5 जो अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया, उसमें दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख ये हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से अपने शासनकाल के किस वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी? तो 14वें वर्ष में की थी। अन्य की बात करें तो 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध होता है, 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा करते हैं, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। एक तरफ मौर्यकालीन अधिकारी, दूसरी तरफ उनके कार्य हैं। महामात्र ग्रामीण जनपदों की देखरेख, तो ये सही नहीं है, ठीक है। महामात्र एक उच्च अधिकारी था जो नगर प्रशासन का देखभाल करता था। ग्रामीण जनपदों की देखरेख रज्जुक नामक अधिकारी करता था। तो पहला वाला आपको सुमेलित नहीं है। सन्निधाता राजकीय कोष की देखभाल, सही है। आटविक वन विभाग का प्रधान, ये सही है। इस प्रकार से केवल आपका पहला वाला सही नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के विषय में असत्य है? स्वर्ण मौर्यकालीन सोने का सिक्का था, सही है। मुद्रा का परीक्षण करने वाला रूप दर्शक कहा जाता था, ये भी सही है। प्रणय मौर्य काल का आपातकालीन करता, ये भी सही है। कृषक श्रेणी के प्रधान को सार्थवाह कहा जाता है, ये सही नहीं है, ये आपका सही नहीं। सार्थवाह व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान होता था। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो डी ऑप्शन ये नहीं सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले यूनानी आते हैं, फिर शक, पहलो, फिर कुषाण, अर्थात ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? तो यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। मौर्योत्तर काल में शासकों द्वारा शासन के विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया गया, ये कथन सही है। कारण शासन के विकेंद्रीकरण को यहाँ शब्द होना चाहिए, को रोकने के लिए शासकों द्वारा राजतंत्र में दैवी तत्वों को समावेश करने का प्रयास किया गया, ये भी सही है। और कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं इस प्रकार से, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक की उपाधि धर्म प्रचार बंधु थी? तो समुद्रगुप्त की उपाधि जो थी ये थी धर्म प्रचार बंधु। ये आपके इलाहाबाद के स्तंभ लेख में यह उपाधि मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? गुप्तकालीन अधिकारी और उनके कार्य। तो देखिए, गोप्ता जो होता था सीमांत प्रदेशों का शासक, ये सही है। महादंड नायक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, ये सही नहीं है। महादंड नायक न्यायाधीश होते थे। इस प्रकार से बी वाला आपका कथन सही नहीं है। महाबलाधिकृत सेना का सेनापति, भाट दूत तथा पुलिस कर्मचारी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो इसे दिनार कहा जाता था, ठीक है, दिनार कहा जाता था। और गुप्तकालीन शासकों ने ही सर्वाधिक जो है स्वर्ण सिक्काएं या स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। अगला है राजवंश और संस्थापक को इसमें से बताना कौन सा सुमेलित नहीं। देखिए, गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, चौहान वंश के वासुदेव, पाल वंश के धर्मपाल नहीं बल्कि गोपाल थे, और सेन वंश के सामंत सेन थे। गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई और बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया गया, और बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण देने वाला अंतिम राजवंश पाल वंश ही था। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। राज्य और राजधानी इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, चोल वंश की राजधानी तंजौर, पाल वंश की राजधानी मुंगेर, परमार वंश की राजधानी धारा नगरी उज्जैन थी, ना कि उज्जैन। इस प्रकार से सी वाला सही नहीं है। चंदेल वंश की खजुराहो। अगला है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक द्वारा अरब सागर में स्थित सदीमन द्वीप पर अपना अधिकार स्थापित किया गया? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया। तो ये जो है आपका अरब सागर में स्थित द्वीप था। किसी चोल शासक द्वारा पश्चिम का यह सप्रथम अभियान था। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से सही सुमेलित को हमें बताना है। उत्तर मेरु अभिलेख में चोलकालीन शासन की स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है, सही है। कुर्रम चोलकालीन ग्राम संघ था, ये भी सही। मणिग्रामम ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि नहीं होती थी, ये सही नहीं है। मणिग्रामम व्यापारियों की श्रेणी थी जो समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार में संलग्न थी। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिंध पर आक्रमण
अरब आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए, अरब आक्रमण के समय सिंध पर हिंदू राजा दाहिर का शासन था, बिल्कुल सही। अरब आक्रमण के विषय में महत्वपूर्ण सूचना हमें चचनामा से मिलती है, ये भी सही है। तो दोनों ही आपके विकल्प सही हैं, दोनों ही विकल्प आपके यहाँ पर सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम जो है 1712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करता है, जब यहाँ का राजा कौन था? राजा दाहिर था। अगला है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव करें। महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा द्वारा अल हजेब अल अजल मोस्ट नोबल कमांड की उपाधि दी गई, नहीं, ये गलत है। दूसरा, महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तुगीन को अमीन उल मिल्लाह धर्म संरक्षक की उपाधि मिली थी, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। देखिए, महमूद गजनवी को बगदाद खलीफा द्वारा जो है अमीन उल मिल्लाह अर्थात धर्म संरक्षक की उपाधि दी गई, जबकि इसके पिता को जो है सुबुक्तुगीन को अल हजेब अल अजल मोस्ट नोबल कमांडर की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है आपका लाहौर में दफनाया गया, जिसकी मृत्यु 1210 में चागोन के खेल में घोड़े से गिरने से हुई थी। अगला निम्नलिखित में से किसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है? तो मलिक काफूर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद था। इसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में निम्नलिखित में से कौन सा कर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था? तो जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। जजिया कर मुस्लिमों से गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। खम्स युद्ध में लूट से प्राप्त धन को कहते थे। खराज गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था। अलाउद्दीन ने खुम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/5 बढ़ा कितना कर दिया? 4/5 कर दिया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, और यह तुगलक वंश का प्रथम शासक था। निम्नलिखित में से किसने अद्दा और बिख नामक सिक्के जारी किए थे? तो ये जो सिक्के जारी किए गए हैं ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जारी किए गए थे। अद्दा तांबे का था और बिख जो है कांसे से निर्मित था। निम्नलिखित में से किसने व्यय विभाग के रूप में दीवाने वकूफ या वक्फ की स्थापना की थी? तो ये जो स्थापना है ये जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसने दिल्ली के निकट किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था, और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो हमें गलत युग्म को खोजना है। शाहनामा फिरदौसी सही है। रहला इब्न बतूता ये इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। तुगलक नामा को अमीर खुसरो ने लिखा, जबकि किताब उल यामनी ये अलबरूनी की पुस्तक नहीं है बल्कि उतबी की पुस्तक है। किसकी है? उतबी की है। अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखी थी। आगे चलते हैं, विजयनगर शासकों के समय में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए, नुनीज जो है ये कृष्णदेव राय के समय में नहीं आते हैं, बल्कि ये अच्युत देव राय के शासनकाल में आते हैं। डोमिंगो पायस और बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में आते हैं, और निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के समय में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट या मुगल बादशाह लंपट मूर के नाम से जाना जाता था? तो जहादर शाह को लंपट मूर के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। निम्नलिखित में से किसने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? गंगा भट्ट ने कराया था। बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने शिवाजी को क्षत्रिय घोषित कर उनका राज्याभिषेक किया। निम्नलिखित में से किस दिन महत्वपूर्ण मामलों के निर्णय हेतु मुगल बादशाह अकबर दरबार में प्रधान न्यायाधीश के रूप में बैठता था? तो गुरुवार के दिन बैठता था। अबुल फजल के अनुसार यह बताया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। तो 48 है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया? तो इब्न बतूता को। यह अफ्रीकी यात्री था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यहाँ का दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। मारवाड़ को मुगलों के कब्जे से बचाने वाला राजपूत योद्धा कौन था? तो ये थे दुर्गादास। ठीक है, कौन थे? दुर्गादास। मारवाड़ और मुगलों के मध्य 30 वर्षीय संघर्ष का नायक दुर्गादास था, जिसने मारवाड़ को मुगलों से स्वतंत्र कराया था। निम्नलिखित में से किसने शाहजहां को प्रसिद्ध कोहनूर का हीरा भेंट किया था? तो मीर जुमला ने भेंट किया था। मीर जुमला को शाहजहां ने मुअज्जम खान की उपाधि से सम्मानित किया था, जिसके उपलक्ष्य में उसने शाहजहां को कोहनूर हीरा भेंट किया। निम्नलिखित में से किसने अकबर के प्रिय दरबारी अबुल फजल की हत्या की थी? तो बीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर हत्या की थी। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को शेख उल हिंद की संज्ञा से विभूषित किया गया? तो निजामुद्दीन औलिया को, शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती बहुत वर्षों तक अरब में रहे,
उनको वहां पर शेख उल हिंद कहा जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईद उल फितर के अवसर पर कुछ कैदियों को जेल से रिहा करने की प्रथा शुरू की थी? तो ये प्रथा जो है सिकंदर लोदी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने मुहर्रम पर ताजिया निकालना भी बंद कर दिया था, निकलना भी बंद कर दिया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा ही लिखी जाती थी। ये फारसी का अच्छा जानकार था। इसके शासनकाल में संगीत के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना भी हुई थी। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक जो है ये तुगलक वंश का संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति एवं दीपालपुर का राज्यपाल गाजी मलिक, जिसे मलिक उल गाजी और गाजी तुगलक के नाम से जाना जाता था, इसने तुगलक वंश की स्थापना की। कृष्णदेव राय के समय में या दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये 8 तेलुगु कवि थे। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के पास सबसे ज्यादा दास या गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के, और इसने इनके देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। मीराबाई इनमें से किसके समकालीन नहीं थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस के समकालीन नहीं थी। ये उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा की बहू मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता के रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। ये तुलसीदास, जिनका जन्म 1532 में था, गुरु नानक 1469 में, और चैतन्य महाप्रभु 1486 इनके समकालीन थे। रामकृष्ण परमहंस 1836 में पैदा होते हैं, इनके समकालीन नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया, जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, निम्नलिखित में किसके शिष्य थे? तो ये जो हैं आपके शेख फरीद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? शेख फरीद के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। किस मुगल शासक द्वारा भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया गया? बाबर के द्वारा यह युद्ध पद्धति अपनाई जाती है पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में, जिसके तहत इसमें विशाल तोपखाने का प्रयोग किया गया, जिसका नेता उस्ताद अली था। आगे चलते हैं। सूरत की संधि किस आंग्ल मराठा युद्ध का कारण थी? तो ये जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण थी सूरत की संधि। 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि होती है। इसी संधि के फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, और 1882 ईस्वी में अंग्रेज और महादजी सिंधिया के बीच सालबाई की संधि होती है, जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है और एक दूसरे के विजयी क्षेत्रों को ये लौटा देते हैं। तो सूरत की संधि से इसके परिणाम स्वरूप ये प्रारंभ होता है और सालबाई की संधि से यह समाप्त होता है। मराठा साम्राज्य से जुड़े गलत कथन की पहचान कीजिए। तो चौ तथा सरदेशमुखी मराठाकालीन प्रमुख कर थे, बिल्कुल सही है। सरदेशमुखी आय का 10% या 1/10वां अंश के रूप में होता था, जो एक अतिरिक्त करता है, ये भी सही है। चौथ, विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज के 1/4 भाग के रूप में वसूल किया जाता है, ये भी सही है। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के स्थायी बंदोबस्त की भांति थी, ये सही नहीं है। इनकी राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी, अर्थात सीधे किसानों से राजस्व वसूला जाता था। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था पर मलिक अंबर का प्रभाव था। राजस्व नगद या वस्तु के रूप में चुकाया जा सकता था। मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। शिवाजी के बारे में यह कथन किसने कहा था? तो मराठा इतिहासकार जदुनाथ सरकार के द्वारा यह कहा गया। अगला है, किस परवर्ती मुगल सम्राट का उपनाम साहे बेखबर भी था? तो साहे बेखबर बहादुर शाह प्रथम का था। देखिए, इतिहासकार खफी खां के अनुसार बहादुर शाह प्रथम राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे साहे बेखबर कहते थे, और औरंगजेब के बाद यह मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उभरने वाले स्वायत्त राज्य अवध की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? शहादत खान बुरहान मुल्क ने की थी। कब की थी? 1722 ईस्वी में की थी। ठीक है। और इसके अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। इन्हीं के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग था। कौन था? अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। तो इनके मध्य में, अंग्रेज और मैसूर के मध्य में कुल 4 युद्ध होते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1767 में हेस्टिंग के समय में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 में वालिस के समय में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 लॉर्ड बेल्जेली के समय में। अगला है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस राज्य की समाप्ति पर हुई? विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति पर। तालीकोटा का निर्णायक युद्ध जिसने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया। उसके अवशेषों पर जिन स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ उनमें से एक मैसूर राज्य भी प्रमुख था। भारत के प्रथम शासक जिन्होंने अंग्रेजों के सहायक संधि को अस्वीकार कर अंग्रेजों के समक्ष समर्पण नहीं किया, तो ये थे रणजीत सिंह। किस अंग्रेज को मुंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो गेराल्ड ओंगियार को। तो कैसे माना जाता है, थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिए।
1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिंगाजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके मुंबई को दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे दिया। तत्पश्चात ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गेराल्ड ओंगियार को मुंबई का गवर्नर बनाया और गेराल्ड ओंगियार ने ही आधुनिक मुंबई की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो 1764 में यह युद्ध होता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खां था। सही है। दस्तक कर मुक्त व्यापार करने का परमिट था, जिसका उपयोग अंग्रेजों ने फर्रुखसियर की अनुमति से बंगाल व उसके आसपास के इलाकों में किया, तो यह भी आपका सही है। काल कोठरी त्रासदी जिसका वर्णन अंग्रेज इतिहासकारों ने किया वह सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई, यह भी आपका सही है। चौथा कथन, प्लासी के युद्ध में 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में यह युद्ध होता है, यह भी सही है। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे चारों के चारों जो हैं वो सही हैं। आगे चलते हैं। कार्ल मार्क्स ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण के कितने चरण बताए हैं? तो कुल 3 चरण बताए हैं। इसमें पहला वाणिज्यिक चरण 1757 से लेकर 1813, औद्योगिक मुक्त व्यापार चरण 1813 से लेकर 1858 तक। तृतीय जो चरण है वो वित्तीय पूंजीवाद का 1860 के बाद का। भारत में रेलवे की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में होती है? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में यह होती है। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास जो है 1846 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय में ही चलाई गई थी। कौन भारत की प्रति व्यक्ति आय के अनुमान से नहीं जुड़ा है? तो दादा भाई नौरोजी, लॉर्ड कर्जन, बीके आरवी राव ये जुड़े हैं, परंतु रजनी पामदत्त नहीं जुड़ी हैं। देखिए, रजनी पामदत्त जो है इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के अनुमान के बारे में उन्होंने कोई धारणा व्यक्त नहीं की है। रजनी पामदत्त की प्रसिद्ध किताब इंडिया टुडे है, जिसमें उन्होंने कार्ल मार्क्स के उपनिवेशवाद के 3 चरणों को ही आधार बनाया है, वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक मुक्त व्यापार और वित्तीय पूंजीवाद। भारत में प्रति व्यक्ति आय का सर्वाधिक सबसे पहले जो अनुमान है वो दादा भाई नौरोजी ने लगाई। उनके अनुसार यह आय 1867 में 20 रुपये थी। और राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन डॉक्टर बीके आरवी राव ने किया, जिनके अनुसार 1931-32 के समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 62 रुपीज़ थी, 62 रुपये थी। अगला 1867 ईस्वी में किस प्रदेश में पड़े भयंकर अकाल को आपदा का महासागर कहा जाता है? तो उड़ीसा में पड़े जो आप यहाँ पर अकाल पड़ा था उसे आपदा का महासागर कहा जाता है। ये आपका 1867 में पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को कवर किया। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 76 नंबर क्वेश्चन को, प्राचीन स्थापत्य से जुड़े कथनों में गलत कथन की पहचान कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। इसमें देखिए, चैत्य बौद्ध मंदिर या प्रार्थना स्थल होते थे, स्तूप पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए होते, ये दोनों सही है। तीसरा, बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान थे, ये भी सही है। कार्ले का स्तूप कर्नाटक में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, इस प्रकार से डी वाला सही नहीं है। अगला है, किसने चंद्रगुप्त के राजप्रसाद अर्थात महल को शूषा और एक बतना से भी सुंदर बताया है? तो एरियन ने बताया था। मौर्योत्तरकालीन मुद्रा से संबंधित गलत युग को पहचानिए। देखिए, निष्क सोने का सिक्का सही है, शतमान चांदी का सिक्का ये भी सही है, काकड़ी तांबे का सिक्का ये भी सही है, करसार्पण शुद्ध सोने का सिक्का नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि करसार्पण जो है ये आपके 4 धातुओं से मिलकर बनाया गया सिक्का होता था, जिसमें चांदी, सोना, तांबा और सीसा मिला होता था, और यह मौर्य और मौर्योत्तरकालीन यह एक प्रमुख मुद्रा थी। आगे देखते हैं, गांधार कला से जुड़े हुए सही कथन की पहचान कीजिए। पहला, गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई थी, किंतु निर्माण का ढंग यूनानी था, ये भी सही है। तीसरा, गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है, ये भी सही है। चौथा, गांधार कला शैली की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी, ये चारों ही कथन सही है। इस प्रकार से ए ऑप्शन चारों कथन सही हैं। देखिए, कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास होता है, एक गांधार कला, दूसरी मथुरा कला का। गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध तथा बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। बोधिसत्व मूर्तियों में सबसे अधिक मैत्रेय की मूर्तियां निर्मित की गईं। अगला है, गुप्तकालीन प्रसिद्ध ईंटों के बने भीतरगांव मंदिर, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है।
और कानपुर स्थित बितरगांव के मंदिर में ईंटों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में ईंटों का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। तो यह है आपका मंदिर निर्माण कला में सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग संभवतः किस मंदिर में किया गया? तो ये देवगढ़ के मंदिर में किया गया है। तो देखिए, देवगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, वहां पर स्थित दशावतार मंदिर भी गुप्त काल से संबंधित है, जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर निर्माण का संभवतः पहला उदाहरण है। उड़ीसा का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर मंदिर निर्माण किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये नागर शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार से खजुराहो के जो मंदिर है वो भी नागर शैली का ही या शैली में निर्मित हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83। एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजा द्वारा बनवाया गया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा इसको निर्मित कराया गया, जबकि अनंत वर्मा के द्वारा पुरी के जगन्नाथ मंदिर को बनवाया गया था। अगला है, ख्याल राग को भारतीय संगीत में सम्मिलित कराने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो श्रेय है ये हुसैन शाह सरकी को जाता है। ये जो हुसैन शाह सरकी हैं ये जौनपुर के शासक थे। इनके ही संरक्षण में संगीत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना हुई। अगला है, मदुरई स्थित मीनाक्षी मंदिर किस हिंदू देवी को समर्पित है? तो माँ पार्वती को समर्पित है। सल्तनत कालीन प्रथम मकबरा कौन सा है? तो ये सल्तनत कालीन जो प्रथम मकबरा है ये आपका, एक सेकेंड, ये है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो इसके बारे में देखें तो इस मकबरे का मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। तो ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, ये नासिरुद्दीन मोहम्मद जो कि इनका पुत्र था उसका मकबरा है। इसको इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। इसके अलावा सल्तनत कालीन जो लोधी काल है इसको मकबरे का काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87। दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा कौन सा है? तो इसमें देखिए, जो आपका खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है ये अष्टभुजाकार मकबरा है। तो फिरोज तुगलक ने दिल्ली के हौज खास नामक पहाड़ी पर अपने प्रधानमंत्री खाने जहां तेलंगानी के मकबरे को बनवाया। तेलंगानी के मकबरे की विशेषता यह है कि यह दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद के प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था, जो कि गोलकुंडा के शासक था। और इसका निर्माण जो है 1591 ईस्वी में कराया गया था। अलाउद्दीन बहमन शाह ने गुलबर्गा में जामी मस्जिद का निर्माण कराया था। और जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह सरकी द्वारा अटाला मस्जिद का निर्माण को पूरा कराया गया था। अगला है, मुगल चित्रकला से जुड़े गलत युग्म को पहचानिए। जो इसमें गलत कथन है उसे हमें बताना है। तो देखिए, दशवंत व बशावन अकबरकालीन चित्रकार थे, बिल्कुल सही। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाने वाला कौन था? फारूक बेग था, ये भी सही है। नादिर उल अस्र की उपाधि जो है उस्ताद मंसूर को दी गई, ये भी सही है। जहांगीर की चित्रणशाला का अध्यक्ष अबुल हसन था, नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार अका रिजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना किसने की थी? महम अनंगा के द्वारा की गई थी। ये हुमायूं के सहयोग से अकबर की धाय मां महम अनंगा ने दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी। इसके अलावा जेबुनिसा जो कि औरंगजेब की पुत्री थे, इन्होंने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक एक स्कूल खोला। अगला है, निम्न में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था? तो तेज बहादुर सप्रू ने लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 को प्रारंभ होता है लंदन में, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस इससे दूर रही। निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसके प्रमुख नेता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी थे, CR दास। नील किसानों की दशा पर किस लेखक ने नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, दीनबंधु मित्र के द्वारा। तो देखिए, नील आंदोलन की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में होती है। भारतीय किसानों ने नील उत्पादकों के खिलाफ 1859-60 में नील आंदोलन किया था। इस आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास जो इसके नेता थे, ये दोनों भाई थे, इनके द्वारा की गई। और नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने
नील दर्पण में किया है। अगला है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, इन सभी ने मिल करके 1885 में इसकी स्थापना की थी, 1885 में, जब आपका कांग्रेस का गठन होता है। राय बहादुर और खान बहादुर जैसी उपाधियां किस वायसराय के समय भारतीयों को प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड लिटन के द्वारा ये उपाधियां दी गई। आगे चलते हैं। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। उक्त कथन किस वायसराय से संबंधित है? तो यह कथन जो है लॉर्ड एलिगन से संबंधित है। लॉर्ड एलिगन के द्वारा यह कथन कहा गया। जनवरी 1894 ईस्वी में लॉर्ड एलिगन द्वितीय भारत का वायसराय बना। इसी के कार्यकाल में भीषण अकाल पड़ता है और इसी ने एक अकाल आयोग की नियुक्ति भी की थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो सुमेलित नहीं वो ढूंढना है। विलियम बेंटिक 1828 से 35 सही है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लैंसडाउन 1888 से 94, लॉर्ड रीडिंग जो है ये 1926 से 1928 नहीं बल्कि 1921 से लेकर के 1926 तक रहता है और 26 से 31 तक जो है लॉर्ड इरविन रहता है। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। तो क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन 1942 में आता है लॉर्ड लिनिथगो के समय में, तो 2 से मिला दीजिए। पूना समझौता जो है, पूना समझौता लॉर्ड विलिंगटन के समय में होता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम ये लॉर्ड लिटन से संबंधित है और मुस्लिम लीग का गठन लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में 1906 में होता है। इस प्रकार से जो सही कूट है वो आपका 2143 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि उनमें अर्थात विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1800 विद्रोह के संबंध में उक्त कथन किसका है? तो ये जॉन लॉरेंस का है। किसका है? जॉन लॉरेंस का है। अगला है 1857 के संबंध में 2 सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, बरेली में जो है खान बहादुर ने और इलाहाबाद में लियाकत अली ने। तो इस प्रकार से आपका 2431 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है सही जोड़े बनाइए। तो देखिए रैले कमीशन जो है आपका 1902 में है, हार्टोग समिति 1929 में, सैडलर आयोग जो है आपका 1917 में आता है, वर्धा योजना 1937 संबंधित है। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए कूट को, यहाँ पर 2143 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सुमेलित कीजिए। एक तरफ संस्था है और दूसरे उसके संस्थापक हैं। भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री। धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने। समाज सेवा संघ 1911 में एनएम जोशी ने। इस प्रकार से 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आंदोलन है, दूसरी तरफ उसके नेतृत्व करता है। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत जो है मिर्जा मुस्तफ़ा अहमद के द्वारा नहीं बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 में की गई थी। इस प्रकार से पहला वाला सुमेलित नहीं। जबकि जो अन्य है अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननतोबी, लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। 1917 में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में दलित सुधार को शामिल किया, बिल्कुल सही है। दूसरा, कराची अधिवेशन 1931 में पारित मूल अधिकारों की घोषणा में पत्र में जाति पात के स्थान पर पहली बार समानता पर बात की गई। तो दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही आता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 105 नंबर देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो सुमेलित नहीं है उसको हमें बताना है। तो इसमें पहला बायोकॉम सत्याग्रह नारायण गुरु, ये एकदम सही है, तथा दूसरा गुरुवायूर सत्याग्रह के किलप्पड़, ये भी सही है। आत्मसम्मान आंदोलन, ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा संबंधित नहीं है बल्कि आत्मसम्मान आंदोलन जो है 1920 में ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी का, ये सही है। तो सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 1930 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट को संशोधित कर शारदा एक्ट नाम दिया गया, बिल्कुल सही। 1920 में प्रोफेसर धोंडो केशव कर्वे ने नासिक में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये सही नहीं है क्योंकि 1906 में स्थापना की गई थी। ठीक है, स्थापना मुंबई में की गई। 1916 में डी के कर्वे ने पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जबकि तीसरा सी ऑप्शन सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने, सही है। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में की गई, ये भी सही है।
आगे चलते हैं। 1919 का भारत सरकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पहला, 1919 के अधिनियम का तत्कालिक कारण 1916 में विस्तृत होम रूल आंदोलन तथा मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी। बिल्कुल सही है। 1919 के अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया, ये भी सही है। तीसरा, 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, ये आपका सही नहीं है। तो हमें बताना उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य है, क्योंकि ये प्रांतों को स्वायत्तता जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा दी गई, जब प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका जो है ये असत्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 पे, ठीक है। यह है, निम्न घटना को क्रमशः व्यवस्थित कीजिए तथा सही क्रम का चुनाव कीजिए। देखिए इसमें आप घटना को देखिए, सबसे पहले बंगाल विभाजन होगा 16 अक्टूबर 1905 को, चौरी चौरा कांड होगा 5 फरवरी 1922 को, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, फिर लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही है। 109 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नेटिव मैरिज एक्ट सिविल मैरिज एक्ट द्वारा अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई, तो ये सही है। अगला कथन देखते हैं, दूसरा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित होने में एस बंगाली ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ये भी सही है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट द्वारा 10 वर्ष की से कम आयु की बालिकाओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो पहला और दूसरा सही है और तीसरा वाला सही नहीं है। इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट का जो विरोध है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इस एक्ट का विरोध इन्होंने इस आधार पर किया कि यह भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप है। अगला है, हंटर शिक्षा आयोग के अनुसार सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, तो ये कथन बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि हंटर शिक्षा आयोग जो है विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित थी, ठीक है। दूसरा, इस आयोग के अनुसार एक सेकेंड, ये जो तीनों कथन है, पहला कथन पढ़ लीजिए। दूसरा, इस आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो। तीसरा, उत्तर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण के बाद स्नातक की उपाधि के लिए शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन हंटर शिक्षा कमीशन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें जो आपका केवल 3 है, ये वाला संबंधित है, क्योंकि ये जो है सैंडलर आयोग से संबंधित है। बाकी पहला हंटर शिक्षा आयोग के अनुसार सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, ये सही है। दूसरा वाला भी इस आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में, ये भी सही है, क्योंकि हंटर शिक्षा आयोग जो है ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी, और सैंडलर आयोग ये विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित थी, जो कि 1917-1919 में यह आयोग कार्य करता है। आगे चलते हैं, सही जोड़े बनाइए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये 1918 का है। बारदौली सत्याग्रह 1928, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है। इस प्रकार से आपका 1, 2 और 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन 2, 1, 3, 4। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान किया गया? या प्रावधान तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न घटनाएं हैं, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 को, भगत सिंह की फांसी जो है 23 मार्च 1931 को, जनरल डायर की हत्या जो है 1940 में उधम सिंह के द्वारा, और माल्य मिंटो सुधार बिल 1909 का है। तो इस प्रकार से सबसे पहले माल्य मिंटो सुधार आएगा, फिर दांडी मार्च, फिर भगत सिंह की फांसी, और फिर जनरल डायर की हत्या। इस प्रकार से 4, 1, 2, 3 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 सूचियां इन्हें सुमेलित करना है। प्रार्थना समाज से संबंधित कौन है? महादेव गोविंद रनाड़े। आर्य ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, साधारण ब्रह्म समाज विश्वनाथ शास्त्री, मानव धर्म सभा मंचाराम। इस प्रकार से सी ऑप्शन 2, 4, 3, 1 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से किस समाचार पत्र अधिनियम में यह उपबंध किया गया है कि समाचार पत्रों के मुद्रक तथा प्रकाशन को मुद्रणालय के जब्त होने के 15 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति होगी? तो ये 1908 के समाचार पत्र अधिनियम, द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, मैकडॉनल्ड आयोग जो है ये किससे संबंधित है? मैकडॉनल्ड आयोग किससे संबंधित है? तो इसके पहले ऑप्शन पढ़िए, यहाँ पर अकाल, पुलिस, सिंचाई, शिक्षा। तो ये जो है आपका अकाल से संबंधित है। तो लॉर्ड कर्जन ने एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की
जिसने 1901 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आगे चलते हैं। भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग प्रथम बार कहाँ हुआ? चंपारण सत्याग्रह के तहत किया गया 1917 में। कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड इरविन, साइमन कमीशन, बिल्कुल सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, रोलेट एक्ट, लॉर्ड डलहौजी, वुड डिस्पैच। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पहली जनगणना नहीं होती। पहली जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में होती है, जबकि लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में नियुक्त जनगणना मतलब जो है एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में जनगणना कराई जाती है। तब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा इसमें सुमेलित है? तो देखिए, इसमें बंग भंग आंदोलन 1906 का नहीं है बल्कि 1905 का है। होम रूल आंदोलन 1916 का है। लाहौर षड्यंत्र केस जो है 8 अप्रैल 1929 का, 28 का नहीं। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में होती है, 8 नवंबर 1927 को। तो ये सही है, जबकि साइमन कमीशन भारत कब आता है? 3 फरवरी 1928 को। अगला है, 2 सूचियां सुमेलित करना है। पुलिस आयोग एंड्रयू फ्रेजर, सिंचाई आयोग कॉलिन स्कॉट मॉनक्लिफ, विश्वविद्यालय आयोग टॉमस रैले, रेलवे आयोग टॉमस रॉबर्टस ने। तो इस प्रकार से आपका 1, 2, 4, 3 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के समय में होता है, बिल्कुल सही है। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ये भी सही है। लॉर्ड हार्डिंग तृतीय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। तो पहला और दूसरा सही, तीसरा वाला सही नहीं है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में यह कार्यक्रम होता है, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1916 तक ये गवर्नर रहता है, और इसी के समय में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा होती था। इसी के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। तो इसमें आपका पहला और दूसरा सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्दंड के प्रकाशक कौन थे? जुगल किशोर, जिसका प्रकाशन 1826 में कलकत्ता से होता है। रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचायत के समाधान के लिए किया गया पूना पैक्ट किया गया था। और ये जो रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत घोषणा होती है कब होती है? 16 अगस्त 1932 को। पट्टाभ सीतारमैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 के में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनिथगो था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है आपका, पाकिस्तान के निर्माण से संबंधित द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये मोहम्मद इकबाल ने किया था। ये सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित है और मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में उन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? 1942 में जो है 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने, 2 कथन है, महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकीय चेक कहा, बिल्कुल सही है। दूसरा, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव का समर्थन किया, नहीं, इन्होंने भी विरोध किया था क्योंकि इसमें सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की बात नहीं की गई थी और इसमें डोमिनियन स्टेट देने की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस की थी। उसकी जगह पर डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई थी। इसके आधार पर गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकीय चेक कहा था। इस प्रकार इसमें जो है आपका केवल कथन 1 जो है वो सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। तेभागा आंदोलन कहाँ होता है? ये बंगाल में होता है, 1946 में बंगाल में होता है। और इसमें बटाईदारों की मांग थी कि भूमि किराए का हिस्सा आधे से घटाकर 1/3 कर दिया जाए। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। देखिए 1936 में बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर अखिल भारतीय किसान सभा नामक संगठन बनता है। इसका पहला सम्मेलन लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती महासचिव NG रंगा चुने गए। लाल किला मुकदमा जो कि 1945 में होता, वकीलों का नेतृत्व किसने किया था? भूलाभाई देसाई ने किया था। आगे चलते हैं। CR फार्मूला प्रस्तुत किसने किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा यह फार्मूला 1944 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की योजना प्रस्तुत की गई थी। शाही नौसेना विद्रोह 1946 में कहाँ होता है? तो ये
बम्बई में यह प्रारंभ होता है। बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के नाविकों ने यह विद्रोह किया था। अगला है शिमला सम्मेलन का आयोजन कब होता है? तो शिमला सम्मेलन का आयोजन जो है 1945 में होता है, जून 1945। ऐतिहासिक बेबल प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए जून 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। आगे चलते हैं 137 नंबर क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है, सही है। इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकृति दी नहीं। पहला वाला कथन सही, दूसरा वाला कथन सही नहीं। इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकृति नहीं दी थी, बल्कि एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। आगे चलते हैं 138 नंबर क्वेश्चन। 1946 को अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जगजीवन राम को जो है इसमें श्रम मंत्रालय, अरुणा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन तथा जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया। 3 जून की योजना प्रस्तुत की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन तथा सत्ता हस्तांतरण से संबंधित योजना लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना या मन बाटन योजना कहते हैं। देश के विभाजन पर निम्नलिखित में से किसने कहा कि हमारे आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा यह कहा गया था। निम्न में से कौन सी घटना लॉर्ड रिपन से संबंधित नहीं है? देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द करना, इल्बर्ट बिल विवाद, प्रथम कारखाना अधिनियम, ये सभी जो है लॉर्ड रिपन से संबंधित हैं, लॉर्ड रिपन से संबंधित हैं। जबकि बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 का और पंजाब टेनेसी एक्ट 1887 ये लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन था, जिसका कार्यकाल भारत में 1931 से 1936 तक था। इसके समय पूना पैक्ट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन तथा भारत शासन अधिनियम 1935 जैसी प्रमुख घटनाएं होती हैं। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो इस समय जो भारत का गवर्नर था वो लॉर्ड लिनिथगो था 1940 में। और इसी के समय आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, व्यक्तिगत सत्याग्रह जैसी घटनाएं भी घटित होती हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी, किसके द्वारा? लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा लागू की गई थी। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। इसने 1823 के अनुज्ञप्ति लाइसेंस नियम को रद्द कर दिया। इन्हीं के प्रयासों के कारण इसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? तो 1876 में 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। शारदा अधिनियम के अनुसार विवाह के लिए लड़कों और लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? लड़कों की 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। और शारदा अधिनियम जो है लॉर्ड इरविन के समय में ये प्रस्तुत किया गया था, यह आया था। स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे है? तो स्ट्रेची आयोग का संबंध जो है ये अकाल से है और स्ट्रेची आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। अगला चलते हैं 150 नंबर क्वेश्चन को। तो ये है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और इन्हीं के द्वारा 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना की गई थी। इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चन को यहाँ 2 वीडियो के अंतर्गत कवर कर दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।